अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको अपने इस चैनल इंग्लिश बैकलरेट में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि एक मशहूर नॉवलिस्ट, नाइजीरियन नॉवलिस्ट चिनुआ अचेबे ने लिखा था। थिंग्स फॉल अपार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, एक पोस्ट कॉलोनियलिस्ट नॉवल है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर पढ़ेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी थिंग्स फॉल अपार्ट की जो स्टोरी है वो किस ट्राइब से ली गई है, किस इलाके से ली गई है, उसकी सेटिंग्स क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हम उस ट्राइब्स की ट्रेडिशंस एंड रूल्स को पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे हम उसकी समरी और उसका एनालिसिस करेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे। फिफ्थ पे हम उसके थीम्स जो से हैं उनको देखेंगे। एंड इन द सिक्स पॉइंट हम जो से हैं उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। आप उसको देख के आप इजीली अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर सकेंगे। एंड उसके बाद हम इसको इंपॉर्टेंट कोटेशंस एंड रेफरेंसेस की तरफ लेके चलेंगे। और लास्ट पे एक कंक्लूजन जो सा इसका निकलता है हम वो उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मजे का नॉवल है। थोड़े से करेक्टर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक बहुत ही हिस्टोरिकल नॉवल है। इस नॉवल के अंदर हिस्ट्री बयान की गई है नाइजीरिया की, कैसे उस पे ब्रिटिश रूलर्स आए और उन्होंने उस पर कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद जो ट्राइब था, लोगबो ट्राइब था, और उसके ऊपर कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना रूल जो सा स्टार्ट किया, इसके ऊपर बात की गई है। और ये एक बहुत ही मजे का नॉवल है अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बेस्ड नॉवल है, ठीक है, लेकिन जो इसका जॉनरा है वो है ट्रेजेडी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे और अपनी कॉपी पेंसिल पास लेकर बैठेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नॉवल सुनने के बाद दोबारा इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। राइटर हमारे पास है चिनुआ अचेबे। इसकी जो बर्थ थी वो हुई थी 1930 के अंदर, और इसकी जो डेथ है वो हुई थी 2013 के अंदर। ये एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट एज वेल एज पोइट, प्रोफेसर एंड द क्रिटिक था। इसका जो फर्स्ट नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको पब्लिश करवाया गया था 1958 के अंदर। और अगर हम बात करें राइटिंग स्टाइल की, तो कल्चर अथेंटिसिटी बहुत ज्यादा मिलती है हमें इसके अंदर। उसके बाद सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज के अंदर चिनुआ अचेबे ने इस पूरे नॉवल को लिखा है। रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉगवर्ड ट्राइब, और उसकी जो कल्चर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटेल्ड में उसने डिस्कस किया है। और कैरेक्टराइजेशन जो सी है वो एक मल्टी डायमेंशनल है, रियलिस्टिक, और थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड चेंज के ऊपर बात की गई है। और जो नरेटिव स्ट्रक्चर है उसका वो एक क्लियर बिगिनिंग है, फिर एक मिडल है और एक एंड है, जैसे कि एक ट्रेजेडी के अंदर होता है वैसे ही इसके अंदर मौजूद है। चलिए, ये तो हो गया राइटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि चिनुआ अचेबे ने ये नॉवल क्यों लिखा। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या वजूहात थी, क्या क्या रीजंस थी, क्या क्या की मोटिवेशंस थी जिसकी वजह से चिनुआ अचेबे ने ये नॉवल लिखा। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सी थी ना, वो अपनी कॉलोनियल नेटिव्स को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा था कि कैसे वो वहां पे रह रहे हैं और उनका जो ट्राइब है वो क्या है, उसके बारे में उसने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो सी है वो इस नॉवल के अंदर थी। और सेकेंडली जो उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे पोर्ट्रे की है वो है कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। कैसे यूरोपियंस जो से हैं वो पावर लेकर ब्रिटिशर्स जो से हैं उनके इलाके में आए और उन्होंने वहां पर अपनी सोसाइटी एक कायम करके उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने वाजिब कर दिए। तो इसके ऊपर बात की गई है, और जो क्रिश्चियंस मिशनरीज थे, ठीक है, उनके ऊपर बात की गई है। अच्छा, इस नॉवल के अंदर हमें थोड़ा सा ना ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी मिलता है। वो ये कि जो हमारा राइटर है ना, ये बिलोंग कर रहा है लोगबो फैमिली से, नाइजीरिया की लोगबो फैमिली से ही बिलोंग कर रहा है। और इसने वो चीज़ें देखी हैं अपने दादाओं परदादाओं के अंदर, उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं जिसको वो एक नॉवल की सूरत में वो पोर्ट्रे करना चाह रहा है। एंड इन द लास्ट वो चेंज लेके आना चाह रहा है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी नाइजीरियन फैमिलीज लोगबो ट्राइब के अंदर। वो एक चेंज लेके आना चाह रहा है कि जो कॉलोनाइजर हैं इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की। अब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर भी पढ़ लिया है और बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी भी देख ली है। अब इस स्टोरी के अंदर हमारे पास एक ट्राइब है,
ठीक है, लोगबो सोसाइटी है, वो ट्राइब है, उसकी ट्रेडिशंस एंड रूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उनका ट्रेडिशन था वो ये था कि जो ट्विन यानी कि जुड़वा बच्चे जब वो पैदा होते थे तो वो उनको एक इवल फॉरेस्ट के नाम से जगह बनाई हुई थी, वहां पे फेंक देते थे। वो समझते थे कि जो ट्विन्स है ना ये एक कर्स है गॉड की, और वो उनको ना फेंक देते थे, मार देते, यानी कि मरने के लिए ना एक इवल फॉरेस्ट के अंदर छोड़ देते थे। और अच्छा जो सेकंड पॉइंट है वो है उनकी ना स्पिरिट्स होती थी, रूहें होती थी, उन पे वो बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। वो उनके अबाव अजदाद की भी होती थी, और वो कहते थे कि वो जो उनकी डेली लाइफ है ना वो उनमें उनका बड़ा इन्फ्लुएंशियल पार्ट है। वो हमें आके सिखाते हैं कि अब ये करें, अब ये करें। ये यानी कि रूहों पर भी बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। थर्ड पे अगर हम बात करें तो याम फार्मिंग एग्रीकल्चर, जिससे उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो सी है वो जाहिर होती थी। और जिनके पास ज्यादा एग्रीकल्चर पार्ट होता था वो ज्यादा अमीर जो से है ना वो वहाँ पर उस ट्राइब में होता था। और वो याम फार्मिंग जो सी है ना उनके ट्रेडिशंस के अंदर याम फार्मिंग की जाती थी। उसके बाद जब उनका कोई बंदा मर जाता था, ठीक है, और जब उसको दफनाने की तैयारी की जाती थी तो उस पर वो डांस म्यूजिक और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा करते थे। उनको उनका वो एक रवाज था जिसके अंदर वो रहते हुए अपना म्यूजिक डांस सिंगिंग, ठीक है, वो तमाम चीजें वो अपने उस ना कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया करते थे। और उनके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए ना रेसलिंग किया करते थे। रेसलिंग वो एज अ फन करते थे, एंटरटेनमेंट भी करते थे। जैसे कि गेम्स हम यहाँ पे खेलते हैं, वो उनकी जो गेम जो सी होती थी ना ज्यादातर वो रेसलिंग की होती थी, और वो रेसलिंग बहुत ज्यादा किया करते थे अपने उस ट्राइब्स के अंदर। अच्छा उनका एक ट्रेडिशन ये भी था कि उनकी सोसाइटी में बाहर से कोई बंदा आकर नहीं रह सकता था, ठीक है। एक तो वो जो मैरिजेस थी वो विद इन द फैमिलीज किया करते थे, ठीक है। कोई दूसरे ट्राइब में यानी कि लोगबो सोसाइटी है अगर, तो वो लोगबो सोसाइटी के अंदर ही शादी करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे। और किसी दूसरे आदमी को या बंदे को वो अपनी सोसाइटी में आने ही नहीं देते थे। एक करैक्टर आया था, ठीक है, जो कि किसी भी इंसिडेंट की वजह से आया था, वो आपको आगे जाकर स्टोरी में मैं डिटेल में बताऊंगा। वो जिस तरह आया था उसके बाद जो उनका जो मेन प्रोटोगनिस्ट था स्टोरी का, उसने उसको किल कर दिया था, ठीक है। ठीक है, ये तो अब हमने समझ लिया इसका इंट्रोडक्शन क्या है, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या हो गया, और ये जो ट्राइब्स के रूल्स एंड ट्रेडिशंस थे इनके ऊपर भी हमने बात कर ली। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे इस वीडियो को सुनने के लिए। इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले ये जो नॉवल है लिखा था चिनुआ अचीबे ने, और इसकी जो सेटिंग थी वो रखी गई थी 1890s के नाइजीरिया का जो ट्राइब था लोगबो उसके ऊपर। इस बुक के जो की फैक्ट्स थे वो सबसे पहले ये लिखी गई थी 1957 के अंदर नाइजीरिया में, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1958 के अंदर। और इसका जो पीरियड था वो था पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। एक बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि इस नॉवल को का जो टाइटल है वो लिया गया है W.B. यीट्स की फेमस पोइम द सेकंड कमिंग से। द सेकंड कमिंग में एक फेमस लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट, वहां से इस ट्रेजेडी का, इस स्टोरी का टाइटल आया है। ये तो हो गए इसके की फैक्ट्स। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो दोस्तों हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है एक मस्कुलर आदमी से जिसका नाम है अकोनकोवो। अकोनकोवो एक रेसलर है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार से डरता है। उसको इस चीज का डर है कि कहीं मैं कहीं हार ना जाऊं किसी चीज से भी, कहीं मुझे यानी कि हारना नहीं मैं चाहता बस ना। ये बहुत ही एक एग्रेसिव आदमी है जो कि हर बंदे को एग्रेसिव तरीके से ही और अपनी मस्कुलर और पावरफुल एटीट्यूड के अंदर हर चीज को डील करता है। और अच्छा ये जितना भी ये पावरफुल है और जितना भी ये एक मस्कुलर है, लेकिन जो इसके फादर थे ना वो एक वीक थे, म्यूजिशियन थे, ठीक है, लेजी थे, डल पर्सन थे। इस वजह से इसकी जो लाइफ थी ना वो बहुत हार्ड थी। वो ये कि वो समझता था कि मेरे बाप ने कुछ भी नहीं किया, और वो अपने बाप को अच्छा भी नहीं समझता था। और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा था कि मैंने हारना नहीं है, जैसे कि मेरा वो जो बाप है वो हार गया, इस तरह मैंने हारना नहीं। इसके फादर का नाम था अनोका। ये बहुत ही लेजी और इररिस्पॉन्सिबल बंदा था। इस पे बहुत सारे कर्जे थे। जाते जाते जिंदगी में तो कुछ इसने किया नहीं, लेकिन जाते जाते ये बहुत कर्जा जो है ना अपनी फैमिली पे छोड़ गया था। तो इसी वजह से अकोनकोवो को अपना फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अकोनकोवो ने एक हाल ही में एक रेसलिंग की, और उस रेसलिंग से वो जीता। जब वो जीता और इसकी बहुत सारी इज्जत जो सी थी ना वो बढ़ गई।
जो वहाँ का पुराना रेसलर था, 4 साल तक वो वहाँ पे जीत रहा था। जब ओकोंकवो ने उसको हराया तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, तो उसको इसी वैल्यू का बड़ा घमंड जिसे कहते हैं ना, वो उसको घमंड सा हो गया। इसी तरह वो अपने ट्राइब के अंदर ना एक ग्रेट के लक़ब से जाना जाता था। फिर इसकी 3-3 बीवियाँ, बड़ा सारा अनाज और काफ़ी यानी कि इसने अपनी वेल्थ बना ली थी। लेकिन इसमें ये ख़ामी थी कि ये अपनी फैमिली को ना एक मस्कुलर, पावरफुल और एक सुपीरियर हैसियत से ना ट्रीट करता था, यानी कि बहुत गंदा ट्रीट करता था। जब दिल में किया अपनी बीवी को मार दिया, जब दिल किया अपने फैमिली मेंबर्स पे मारना शुरू कर दिया। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी ना, वो अपने बड़े बेटे नवोए की थी। नवोए इसका सबसे बड़ा बेटा था जो कि इंटेलेक्चुअल पर्सन था, ठीक है? लेकिन अपने फादर की तरह नहीं था। कोनकोवो को ये भी डर था कि कहीं ये ना हो वो बड़ा होके म्यूजिशियन बन जाए अपने दादा की तरह ना, कि वो म्यूजिशियन ना बन जाए। वो उसको बड़ा ट्रीट करता कि तुम भी पावरफुल बनो, बहुत सी एक्टिविटीज है उससे करवाता। लेकिन नोवोए जो सा है वो अपने बाप को खुश करने के लिए वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो करता, लेकिन वो उसके अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था। चलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों इनके गांव में ये जो इनका ट्राइब है, इनकी लड़ाई हो गई एक साथ वाले नेबर गांव के साथ, ठीक है? नेबर विलेज के साथ उनकी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के दौरान ना इनका जो ट्राइब था वो जीत तो गया, लेकिन उस उधर से एक लड़का 15 साल जवान लड़का एक्मीफ्यूना जो इसके पास आके रहने लग गया। वो कॉन्कवो को एज अ फादर, ठीक है, था तो नहीं उसका फादर, लेकिन उसको फादर बुलाता था। दोस्तों ये लड़का एक्मीफ्यूना 3 साल तक, अगले 3 साल तक कॉन्कवो की फैमिली में रहता और नवोए जो उसका बड़ा बेटा था वो उसका बहुत बेहतरीन दोस्त भी बन गया था। ये एक्मीफ्यूना जो सा है वो नवोए को कहानियां सुनाता था, इसको एनकरेज करता था कि तुम भी अपने फादर की तरह बनो, अपने फादर की तरह पावरफुल दलेर जो सा है ना, तुम भी वैसे ही बनो। इसीलिए कॉन्कोवो को भी ये बच्चा बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उसको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। अच्छा अब 3 साल हो गए थे ये लड़का इनके पास रह रहा था। जैसे कि मैंने आपको इनके ट्राइब्स के रूल्स के ट्रेडिशंस में बताया था कि कोई भी बाहर का आदमी इनके पास नहीं रह सकता था। तो इसी दौरान एक उनका जो ओल्ड मैन था, एजिडू करके नाम था उसका, वो इधर आया और उसने कॉन्कोवो से कहा कि तुमको एक्मीफीना को मारना पड़ेगा। उसने बताया कि ये जो लड़का है ये है बाहर की जात का, ठीक है, हमारे कबीले का नहीं है, तो तुमको इसको मारना पड़ेगा। अब कॉन्कोवो जो सा है वो अंदर अंदर से डर भी रहा था कि इसको मैं अपना बच्चा बुलाता हूँ लेकिन मैं इसको मारना पड़ेगा मुझे। वो जो बूढ़ा आदमी आया था वो कहता था कि अगर तुम्हारे हाथ कांपेंगे इसको मारने में तो तुम परेशान ना हो, तुम इसको हमें दे दो, हम खुद इसको मार देंगे। कौन को ये लड़का बहुत पसंद आने लग गया था, ठीक है, उसको अपना बच्चा बुलाता था और वो समझता था कि उसके हाथ कांपेंगे उसको मारते हुए, यानी कि कौन को वो एक फियर देना चाह रहे थे कि उसके अंदर ये डर यानी कि पैदा करना चाह रहे थे। लेकिन कौन को वो जो कि अपने डर को ही खत्म करना चाह रहा था, अपने डर को अपना खत्म करना चाह रहा था, इस वजह से उसने फैसला लिया कि नहीं, कि तुम मुझे बुज़दिल समझते हो, मैं खुद इसको कत्ल करूंगा। इसी मर्दानगी के चक्कर में इसने अपने जो 15 साल का जो वो बच्चा लेकर आया था, जब वो 18 साल का हुआ 3 साल के बाद, उसने इसको अपने हाथों से मार दिया। कौन को वो कहता था कि कम से कम जो मेरी ज़ात के या मेरी ट्राइब के जो लोग हैं वो मुझे कमज़ोर नहीं समझेंगे। इसीलिए इसने फैसला किया था कि मैं एक्मीफ्यूना को खुद अपने हाथों से मारूँगा। अच्छा इसका जो दोस्त था यानी कि नवोए कोनकोवो का जो बेटा था, एक्मीफीना का जो दोस्त था, उसको किसी तरह से पता चल जाता है कि कोनकोवो ने एक्मीफीना को कत्ल कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। जब नवोए जब कोनकोवो वापस आता है तो नवोए उसको बड़े ना गुस्से से देखते हैं कि तुमने ये गलत किया, अपने वालिद को वो कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, ठीक है? और उसके बाद से नवोए के अंदर कोनकोवो के लिए एक नफरत सी जो सी है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती है। कहानी आगे जाती है और जो एजिडू जो कि ओल्ड मैन आया था वो मर जाता है। तो इसकी फ्यूनरल पर सारी जात के सारे ट्राइब के जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। ओल्ड मैन था ना। अच्छा उनकी ट्रेडिशन ये भी थी कि वो बड़ा धूमधाम से अपने जो इस कोई मर जाता था उसको बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह वो बड़ा धूमधाम से इनकी जो फ्यूनरल था वो उसको मना रहे थे। तो इसी दौरान कॉन्कोवो की गलती से उस भीड़ के अंदर एक बंदूक चल जाती है, ठीक है, वो फायर कर देते हैं और वो जो फायर है ना वो जो ओल्ड मैन था उसके बेटे को जाके लग जाता है, जो कि ऑन द स्पॉट
मर जाते हैं। अब कौनकुवो ने उसके बेटे को मार दिया, बेशक गलती से मारा लेकिन मार दिया। अब कौनकुवो को सजा दी जाएगी। अब कौनकुवो के पास कोई चॉइस नहीं थी, ये उससे जो क्राइम है एक्सीडेंटली हुआ है, इसलिए उसको 7 साल के लिए अपने वतन को, अपने इस ट्राइब को छोड़कर जाना पड़ता है। तो कौनकुवो अपना सारे कबीले को लेकर, अपना जो उसकी फैमिली थी उसको लेकर यहाँ से अपने मदरलैंड चला जाता है। वहाँ पे जो इसकी मदर का काइंसमैन जौन-सा था, वो उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करता था। अच्छा, अब कौनकुवो आ तो गया इस जगह पर, ठीक है, अपने मदरलैंड के ऊपर आ तो गया, लेकिन इसको यहाँ पे इतनी दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है? बेशक ये लोग बहुत अच्छे थे, इसने यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क किया, अपने 3 हट्स बनाए अपनी 3 वाइव्स के लिए और अपने बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी करता, सब कुछ करता, लेकिन इसके अंदर एक ये था कि जल्दी-जल्दी ये 7 साल गुज़रे और फिर वापस मैं अपने ट्राइब में वापस जाऊँ। अब हम चलते हैं इस स्टोरी के कॉम्प्लेक्स पार्ट पर, क्लाइमैक्स पार्ट पर, ठीक है? अब यहाँ पर गोरे लोग आना शुरू हो गए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स जोन से थे वो यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। अपने रस्मो रवाज जोन से हैं वो यहाँ पर लागू करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अपना जो रिलीजन था, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी थी, उसका फ़रोग देना उन्होंने यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट कर दिया था और साथ-साथ नाइजीरिया में अपनी जो पावर है उसको कायम कर रहे थे। गोरे थे ना, उन्होंने सबसे पहले उनके धर्म पे बात की, यानी कि उनके रिलीजन पे बात की कि तुम्हारा रिलीजन तो पुराना है, तुम्हारे रिलीजन में कोई रूल्स नहीं है, तुम्हारा रिलीजन ऐसा है, तुम स्पिरिट्स पे बिलीव करते हो, वो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं रखती और तरह-तरह की उनकी बातें की और लोगों ने उन चीज़ों को जब देखा तो वो समझ गए। खुद ओकोंकवो का जो बेटा था नवोए, वो भी क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाता है आखिर में। इनकरेज करते थे उनको कि तुम हमारे धर्म को अपने, हमारे जो रिलीजन है उनको अपनाओ, हमारी तरफ तुम लोग आओ। अब आहिस्ता-आहिस्ता ओकोंकवो के 7 साल पूरे हो गए थे। वो बहुत बेताब था, उसने सब तमाम जो उसके मदरलैंड में जितने लोग थे उसका शुक्रिया अदा किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको ट्रीट भी किया और वो अब बहुत बेचैन था अपने वापस गाँव जाने को। जब वो अपने गाँव गया तो उसने देखा कि किस तरह गोरे लोगों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उनके गाँव को तब्दील कर दिया है। अच्छा, इसी ब्रिटिशर्स में एक बहुत ही अच्छा आदमी था जिसका नाम था मिस्टर ब्राउन, ठीक है? इसने स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए और लोगों को एनकरेज किया कि आप हमारे स्कूल्स में आएँ, अपने बच्चों को भेजें, उनको एजुकेशन दिलवाएँ। तो मिस्टर ब्राउन की बदौलत वहाँ पर काफ़ी लोग स्कूल्स में जाना शुरू हो गए थे। अच्छा, जब कॉन्को आया था तो तब मिस्टर ब्राउन यहाँ से चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से। उनकी जगह पर नया बंदा आया था जिसका नाम था मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ जो-सा था ना वो थोड़ा-सा बल्कि काफ़ी चेंज था मिस्टर ब्राउन से, ठीक है? मिस्टर ब्राउन जो से थे वो एक अच्छे आदमी थे, सबको अच्छे तरीके से डील करते थे, लेकिन ये अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाता था, ठीक है? लोगों को यानी कि ना बड़ा डिग्रेड करता था। एक बार मिस्टर स्मिथ की लड़ाई होगी इस ट्राइब के लोगों के साथ। ट्राइब के लोगों ने क्या किया, इन दोनों ने जो चर्च बनवाया हुआ था, तो जो अपनी फॉरेस्ट में बनाया हुआ था, तो वहाँ पे उसने उनके चर्च को तबाह कर दिया, यानी कि आग लगा दी। अब मिस्टर स्मिथ ने इसकी रिपोर्ट बनाकर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, उसको रिपोर्ट दे दी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने जब उसको पता चला इसको रिपोर्ट मिली, तो उसने अकोनकवो और उसके साथ शामिल जितने भी लोग थे, उनको फिर अपने पास बुलाया और फिर मिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, उसने इनका रिमांड निकलवाया। रिमांड ऐसे कि इनकी पिटाई की गई अच्छे तरीके से और फिर उसके बदले में जो वो ट्राइब था, तो कौनकवो उनका जो ट्राइब था, उनको बड़ी बेइज़्ज़ती महसूस हुई कि हमारी ही लैंड पे हमें ही मारा जा रहा है और हमारी ही लैंड पे इन्होंने अपना पहले तो चर्च बनाया है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो से हैं वो यहाँ पे लागू करने लगे हुए हैं। इस बात पर कौनकवो उनकी जो ट्राइब थी उन सबको बहुत बुरा लगा। लेकिन इनको छोड़ दिया गया फार्म, लेकिन एक फाइन, इनको हैवी फाइन जो सा था ना वो उनको भरना पड़ा। अब जब उनके अंदर ये गुस्सा उस ट्राइब के अंदर फैला हुआ था, तो उसी गुस्से को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर एक कोर्ट से मैसेंजर आए। अब उनको वो आपको बताया कि वो मस्कुलर आदमी था और वो थोड़ा जोशीला था, अग्रेसिव मैन था। उसने उस कोर्ट से आए हुए मैसेंजर को कत्ल कर दिया। अच्छा, जब उसने उस कोर्ट के मैसेंजर को मार दिया ना, तो उधर के जितने ट्राइब के उसके लोग थे, उसने अकोनकोवो को अकेला छोड़ दिया, ठीक है? अकोनकोवो जाने और ये मैसेंजर जाने, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जाने, मिस्टर स्मिथ जाने, उन्होंने इसको उनके हवाले कर दिया।
क्योंकि सबको गोरों का डर था कि गोरे अब उनको सजा देंगे। इस वजह से उन्होंने कॉन्कवो को अलहदा कर दिया बिल्कुल। जब कॉन्कवो ने देखा कि इसके साथ कोई बंदा नहीं है, ठीक है, कोई बंदा शामिल नहीं है इसके साथ, कोई बंदा इसका साथ नहीं दे रहा, तो गया और जाके लटक गया, ठीक है, यानी कि फांसी चढ़ गया, मर गया। इनका ये भी ट्रेडिशन था कि अगर कोई बंदा फांसी चढ़ता है यानी कि अपने आप को खुद मारता है, तो उसकी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इन द एंड उनके ट्राइब वालों ने तो नहीं हाथ लगाया, लेकिन कॉन्कोवो का एक दोस्त था बहुत बेहतरीन, उसने अपने जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ मिलकर उसका कफन दफन और जो भी उनका इंतजामात थे वो किए। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था वो आया, ठीक है, इनके ट्राइब में वो आया, और जब आके उन्होंने देखा कि इनका ये जो ट्राइब के अंदर ट्रेडिशन था कि मुर्दे को हाथ नहीं, यानी कि जो बंदा खुद को फांसी लगा लेता था उसको हाथ नहीं लगाते थे, तो इसको ये रिवाज बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो उसने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, वैसे तो वो एक किताब लिख रहा था, ठीक है, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसने ये जो इनका ट्रेडिशन था इसको नोट डाउन कर लिया कि कैसे कॉन्कोवो ने इतना बड़ा, यानी कि अपनी जान जौन सी है इस ट्राइब के लिए दी थी, लेकिन ये ट्राइब के जो लोग हैं इसको हाथ लगाने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी डॉक ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के लिए। फिर कमिश्नर ने जो वो किताब लिख रहा था उसका नाम था द पैसिफिकेशन ऑफ द परमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर निगर। निगर एक यानी कि ऑफेंसिव लैंग्वेज है, तो ये जो उनसे ना उसको निगर करके उनको उसको मुखातिब किया है इनके ट्राइब को, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर बेसिकली ऑथर ने जो हमें बताया है वो है कि एक ट्राइब में एक बंदा ऐसा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने ट्राइब के लिए गुजार दी, ठीक है, जब वो खुदकुशी यानी कि अपने आप उसने मार लिया, तो कोई बंदा उसको हाथ भी नहीं लगाता, उसकी जितनी कोशिशें थी वो सब नाकाम गई। इस होल स्टोरी के अंदर चिनुआ अचेबे ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक अच्छा राइटर वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही नहीं बल्कि खामियां भी उस ट्राइब की बयान करे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जब उसकी डेथ होती है कॉन्कोवो की, वो अपने आप को मार लेता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वहां पर आ जाता है और तमाम सिनेरियो को देख लेता है, तो उसके बाद ये नॉवल खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस नॉवल की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही है तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं अपने थीम्स की तरफ। स्टोरी की समझ आ गई सबको, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ थीम्स की तरफ। ट्रेडिशन वर्सेस चेंज, फेट वर्सेस फ्री विल, colonialism and its impact, one of the most important theme of this, ठीक है। रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, फियर ऑफ फेलियर, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअलिज्म, ये तमाम थीम्स जो से हैं वो मैंने दे दिए हैं। थीम्स के साथ साथ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो रिपीटेड हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में आए हैं, वो इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर इनको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसका ये फायदा होगा कि आपको पेपर्स वाले दिन ज़्यादा खप खाना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इजीली आपके पेपर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ये 16 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, टोटल 16 है। आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आगे ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। ट्रेजेडी वाला सबसे पहला, और उसके बाद जैसे कि अभी सामने आएगा ये ट्रेजेडी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितनी भी डिटेल है वो मैंने एक अथेंटिक सोर्स से, ठीक है, खुद बना के मेहनत से बनाकर मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। अब आपका काम है अपना इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये ट्रेजेडी क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे भी दो लॉन्ग क्वेश्चंस और हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को। इसके साथ साथ आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद मैंने करेक्टर एनालिसिस जो से है ना, वो एक एक पैराग्राफ में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके आते हैं ना, करेक्टर लिस्ट आता है, ठीक है, आप उसको इजीली दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो करेक्टर लिस्ट हो गए, उसके बाद लास्ट पे मैंने कंक्लूजन, ठीक है, वो दिया है, वो ज़रूर सुनिएगा। उसके अंदर तमाम इस स्टोरी का एजेंस मौजूद है, यानी कि इस तमाम स्टोरी का निचोड़ जो सा है वो मैंने
वहां पे दे दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप देखें। ठीक है, लास्ट पे मिलते हैं कंक्लूजन के टाइम। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना ये रिटर्न मटेरियल अच्छे से कलेक्ट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। ये नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि एक ट्रेजेडी है कॉन्कोवा की लाइफ के ऊपर। ठीक है, इसमें राइटर ने हमें बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने आकर उनके रूल्स, ट्राइब के ट्रेडिशंस, सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने अपने रूल्स वहां पे लागू किए और उनको ही अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द टाइटल इटसेल्फ सेज कि जो चीजें उनकी थी, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो सब के सब बिखर गए। वो एक किस्म के
अकेलेपन और अकोनकवा जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने इस ट्राइब को दे दी, वो आखिर में खुद को फांसी लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जो साथी हैं, उनके जो दोस्त अहबाब है, उसने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, और एंड में उसका जो दोस्त है उसके साथ मिलकर वो ब्रिटिशर्स को साथ मिलाता है और लास्ट में उसका कफन दफन उसके ब्रिटिशर्स जो उनसे हैं वो करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you for watching this video. Make sure to press like and subscribe button for more amazing videos.